दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक शेयर के बारे में। क्या कहता है ओला इलेक्ट्रिक का शेयर, क्या कहती है कंपनी की चीज़, शेयर में अप डाउन क्यों आ रहे हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं स्नैपशॉट के साथ। तो बेसिकली कंपनी फाउंड हुई थी 2017 में। भावेश अग्रवाल ने इनको फाउंड किया था। इसके अलावा जो इनके टॉप प्रोडक्ट्स हैं वो है S1 एयर, S1 प्रो, रोडस्टर। ये साथ ही साथ कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्रोडक्शन किया था 3,29,000 यूनिट्स का। इन्होंने इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी इस फाइनेंशियल ईयर 2024 में। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े तो इन कंपनी ने 5,500 करोड़ रेज़ किए थे थ्रू IPO इन 2 अगस्त 2024। तब से ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विज़न क्या है इनका। इनका विज़न है EV इकोसिस्टम क्रिएट करना, जिसमें ये देंगे आपको व्हीकल्स, बैटरीज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इनका ये है पूरा का पूरा विज़न कि इन्होंने आगे काम कैसे करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इनका पोर्टफोलियो देखते हैं। पोर्टफोलियो की बात करें तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो है इनका ओला S1 प्रो, जिसकी रेंज है 195 किलोमीटर की। वहीं दूसरा है ओला S1 एयर, जिसकी रेंज है 151 किलोमीटर। ओला S1 एक्स प्लस, जिसकी रेंज है 151 किलोमीटर की। इसमें इन दोनों में से डिस्प्ले का फ़र्क आ जाता है। साथ ही साथ ओला S1 एक्स, जिसकी रेंज है अप टू 190, डिपेंड करता है कि आप कौन सी बैटरी लेते हो। 2 to 4 किलोवाट आवर की बैटरी है और इसमें 3.5 इंच का डिस्प्ले है। साथ ही साथ कंपनी काम कर रही है Gen 3 स्कूटर्स पे, जो कि आने वाले फ्यूचर में होगा 80% टोटल स्कूटर सेल्स का अकाउंटेबल होगा। इन्होंने न्यू मॉडल लॉन्च करते हैं। बेसिकली इन्होंने रोडस्टर एक्स और एक्स प्लस और एक्स रोडस्टर प्रो लॉन्च किया है। साथ ही साथ इनके जो अपकमिंग मॉडल्स हैं जो आने वाले हैं वो एडवेंचर, क्रूज़र और डायमंड हेडेड आने वाले हैं, जो ये एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 26 के नवरात्रों तक ये शुरू हो जाएगा। तो वहीं इनके फंडामेंटल्स देखेंगे। फंडामेंटल्स जो कहते हैं कि बेसिकली कंपनी का शेयर ट्रेड हो रहा है आपका ऑलमोस्ट 60 रुपये के आसपास, जो कि 7% गिरा था 5 सितंबर को। कंपनी का मार्केट कैपिटल है 26,430 करोड़ का। करंट प्राइस आपने देख लिया। वहीं पे इसका शेयर का हाईएस्ट है 124 और लोएस्ट है ऑलमोस्ट 40 रुपये। स्टॉक PE 0 है क्योंकि कंपनी अभी लॉस में है। बुक वैल्यू 11.7 की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC की बात करें तो ये भी आपका नेगेटिव है क्योंकि कंपनी लॉस में है। ROE भी नेगेटिव है। फेस वैल्यू पे छोड़ो। डेप्ट देखते हैं। डेप्ट अब इनके पास जो है 3556 करोड़ का डेप्ट है। वहीं रिजर्व्स की बात करें तो इनके पास ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट का कैश रिजर्व भी रखा हुआ है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी नेगेटिव में ही चल रहे हैं। अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव 5.34 है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 5.14। वहीं इंडस्ट्री की पी की बात करते हैं, इंडस्ट्री की पी है आपकी 33.4 की। आगे बढ़ते हैं, उनकी अर्निंग्स देखते हैं जो मेन चीज़ है। अर्निंग्स की बात करें तो इनकी अर्निंग यानी कि IPO इनका अगस्त में आया था। अगस्त के बाद जो इनका पहला लिस्टिंग था, तो लिस्टिंग से पहले इनका जो प्रॉफिट था वो सेल्स थी वो थी 1644 करोड़ की, जो कि उसके बाद रिड्यूस होकर हो गई 1244, फिर रिड्यूस होकर हो गई 1045, फिर रिड्यूस होकर हो गई 611। हाल ही में लास्ट क्वार्टर में सेल इंक्रीज़ हुई है, बट मार्जिनली इंक्रीज़ नहीं हुई। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट -200, फिर इनका ऑपरेटिंग लॉस बढ़ गया, फिर ऑपरेटिंग लॉस 460, फिर ऑपरेटिंग लॉस मार्च एग्जिट तक ये 695 CR तक पहुंच गया था। हाँ, लास्ट क्वार्टर में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा, मतलब लॉस रिकवर करे हैं। वही जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो था -12, -31, -44, -114। देखा जाए तो यहाँ पे भी इन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी करी है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स की बात करें तो 347, 495, 564, 870, उसके बाद 428। वहीं नेट प्रॉफिट 347। बेसिकली टैक्सेस कुछ है नहीं क्योंकि कंपनी हुई है, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स सेम ही है। बट इसमें एक चीज़ देखने की बात है कि कंपनी ने यहाँ से यहाँ पहुँचने में काफ़ी एक अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। मतलब 870 करोड़ लॉस से 428 करोड़ का लॉस एक देखा जाए एक डिसेंट है। वहीं अगर हम एनुअल इनकी रिपोर्ट की बात करें तो एनुअल रिपोर्ट लास्ट ईयर की बात करें तो 5,010 का करोड़ का रिवेन्यू था, जो कि रिड्यूस हो गया इस नेक्स्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 4514 करोड़ पे। बट अगर हम लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो ये अभी तक है 3698 का। तो आपका बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1265 CR से बढ़ घट कर, मतलब लॉस तो था 1265 था,
उससे ये लॉस और रिड्यूस होकर 1735 हुआ, फिर 1771 चल रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ में। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी -25, -38, -48, क्योंकि कुछ क्वार्टर्स ऐसे आ गए जिसमें इसको लॉस ज़्यादा हुआ था, यानी कि आपका लास्ट ईयर का क्वार्टर, जिसकी वजह से ट्रेलिंग 12 मंथ आपको ज़्यादा ही नेगेटिव में दिखा रहा है। भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1584, 2276 एंड 2375, सेम आपका नेट प्रॉफिट भी है। वही अगर हम इनकी ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ इनकी हुई है लास्ट 3 ईयर्स में 130% से, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ में इनकी जो सेल है वो रिड्यूस हुई है -32%। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट दिया नहीं, तो इसलिए ट्रेलिंग 12 मंथ का लॉस ही दिख रहा है -44% का। सेम चीज़ CAGR के साथ जाती है, ये भी आपका -45% का CAGR देता है, क्योंकि का शेयर अभी भी लॉस में ही चल रहा है लिस्टिंग के बाद से। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी लॉस में ही है, क्योंकि कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट दिखाया ही नहीं है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स ने शुरू से लेकर एंड तक 36.78, 3678, 3678, 36.78 ये स्टेबल है, मतलब प्रोमोटर्स ने अपने शेयर को हाथ तक नहीं लगाया। वहीं FII की बात करें, एंट्री मारी, एग्जिट मारी, एग्जिट मारी, एंट्री मारी, ये शेयर में आ रहे हैं जा रहे हैं, इनका फ्लक्चुएशन चल रहा है। लेकिन वही DII नहीं, हमारे जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं वो है 5.16, फिर रिड्यूस होकर 4.55, फिर 2.93, फिर 2.87। अपने DII को इस पर थोड़ा ट्रस्ट कम है, क्योंकि कंपनी ने अभी तक जब से लिस्ट हुई है तब से प्रॉफिट दिखाया भी नहीं है। वहीं बाकी जो बचा हुआ है शेयर है वो सारा का सारा आपके पब्लिक के पास है। आप देखते हैं कि चार्ट कहते क्या हैं। चार्ट देखोगे आप तो नॉर्मली ये आपका देखोगे ये रेंज जो कंपनी 40 के आसपास ट्रेड कर रही थी, यहाँ पे इसने लॉबी ट्रेड टच किया था जो 39.2 का था। उसके बाद कंपनी ने हल्की सी रिकवर दिखाई थी, क्योंकि इसका एक रिजल्ट अच्छा आया था और कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च की भी बात करी थी। उसके बाद थोड़ा बढ़ने के बाद कंपनी ने कि जो क्वार्टर्स आए उसके बाद देखो यहाँ पे भी एक अच्छी कैंडल बनी थी, क्योंकि कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट हुई थी, और GST अनाउंसमेंट्स के बाद या GST रिड्यूस होने के बाद इस शेयर में कुछ जंप देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होगे यहाँ पे कंटिन्यूस एक जंप आ रहा है, जिसकी लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक शेयर सडनली आपका 200 डेज़ का मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद ये शेयर धड़ाम से गिरना शुरू हो गया। अब रीज़न क्या है? रीज़न है कि सॉफ्ट बैंक ने अपना कुछ स्टेक यहाँ पे सेल किया है। देखा जाए तो यहाँ पे आपका प्राइस भी बहुत हाई था इस पॉइंट पे, वहाँ पे आपका RSI भी काफ़ी ऊपर था। तो कंपनी ने दोनों फैक्टर्स से जो RSI भी ऊपर था और वो भी था, तो सॉफ्ट बैंक ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि कुछ न्यूज़ आ रही थी कि इसका जो आइडियल टारगेट है वो 70 रुपीज़ का, तो कम सॉफ्ट बैंक ने ऑलमोस्ट 70 का टारगेट पे अपने शेयर सेल करे हैं। उसके बाद सेल करके उसका शेयर नीचे आ गया। इसके बाद हम देखें कि कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, कि हमें फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है ये शेयर। तो बेसिकली ये आपका PLI सपोर्ट फॉर Gen Z 3 मॉडल्स, ये कुछ आपका कॉस्ट को डाउन करेगा और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग है। इसके अलावा गीगा फैक्ट्री रिवैम्प, तो बेसिकली ये काम कर रहे हैं इन हाउस बैटरी प्रोडक्शन पे फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड। जो हाल ही में इनका 15 अगस्त को इवेंट हुआ था, उसमें इन्होंने दिखाया कि अपनी बैटरीज़ को इन हाउस कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें पूरी डिटेल उन्होंने वहाँ पर दिखा रखी है। वहीं इनका जो देखें इनकी ब्रांड स्ट्रेटजी और जो टेक इकोसिस्टम है वो डिजिटल ट्विन सिस्टम की तरह काम कर रहा है, कि दोनों की वजह से इनोवेशन को पुश करे जा रहे हैं। वहीं जो देखें कि आगे जो EV मोमेंटम ग्लोबली इंक्रीज़ कर रहा है, इलेक्ट्रिक जो 2 व्हीलर्स हैं वो थ्रू आउट द ग्लोबल वो हर कोई अडॉप्ट कर रहा है। पहले लोग हिचक रहते हैं कि परचेस करने के लिए, लेकिन आज का टाइम में हर कोई इलेक्ट्रिक की तरफ मूव हो रहा है, क्योंकि ईज़ी टू मेंटेन है और ईज़ी टू यूज़ है। वही देखा जाता है जो मेरे को बेस्ट पॉइंट लगता है कि भावेश अग्रवाल इसको मैनेज कर रहे हैं, जो बेसिकली बनिया दिमाग है इनका, तो वो ये फाउंड कर रहे हैं और एक डिटरमाइन लीडरशिप है। तो बेसिकली कभी भी कुछ भी होता है, कुछ भी लॉसेस होते हैं, कुछ भी होता है या कोई भी न्यूज़ आती है, तो ये घबराते नहीं है, ये कुछ ना कुछ इनोवेशन करके स्टॉक को आगे पुश ही करते हैं। ये नहीं कि कंपनी किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कोई ट्वीट कर दिया तो ये घबरा जाते हैं, ये उसका ट्वीट का रिप्लाई भी कर देते हैं। बेसिकली बन के दिमाग का पूरा का पूरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसको पता है कि बिजनेस रन कैसे करना है। बेसिकली अगर मैं इस शेयर में इंटरेस्टेड तो वो भावेश अग्रवाल की क्यों वजह से इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इस बंदे ने कभी भी हार मानने वाला दम नहीं रखा। अगर वहीं हम देखें कि अपॉर्चुनिटी तो देख लिया, अब रिस्क की बात करें तो रिस्क देखें तो ये यहाँ पे क्या है, इनको क्वार्टरली लॉसेज कंटिन्यूसली दिख रहे हैं, प्रॉफिटेबल का अभी तक नामो निशान तक नहीं दिख रहा, जो कि एक रिस्क है अभी भी। वहीं पे अगर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट है इनका फॉलिंग वॉल्यूम एंड मार्केट शेयर। जो मार्केट शेयर 46% हुआ करता था वो आज रिड्यूस होकर 19% रह गया।
क्योंकि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि इनकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, कुछ आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत मार्केट शेयर में इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा कुछ कॉम्पिटिटर्स भी आ गए हैं जिसकी वजह से मार्केट शेयर में इम्पैक्ट भी पड़ा है। वहीं नेक्स्ट है जो रेगुलेटरी स्क्रूटनी शुरू हो गई है, यानी CCPA स्टेट रेगुलेशन और FAME सब्सिडी जो 250 एजेंसीज़ हैं उन्होंने स्क्रूटनी शुरू कर दिया कि भाई स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज़ तो नहीं करे जिसकी वजह से कोई डैमेज हो या चीज़ें हो। तो बेसिकली कुछ रेगुलेटरी थोड़ी टाइट हो गई है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। लेकिन जो सबसे नेक्स्ट है कि इनके कॉम्पिटिटर्स आज के टाइम में TVS हो गया, बजाज हो गया, ये भी एक बेटर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ EV एक्सपीरियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके लिए थोड़ा एक चैलेंजिंग हो सकता है। ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन्होंने मार्केट में पहले पकड़ बना रखी है, लेकिन हाँ न्यू ब्रांड आने के बाद वजह से, क्योंकि न्यू ब्रांड आपका TVS और बजाज काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में, चाहे वो टू व्हीलर्स आपका पेट्रोल वर्जन हो, बजाज का CNG वर्जन हो, और EV में आने के बाद तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है। नेक्स्ट है कि जो मेनली अभी हुआ है वो है लार्ज इन्वेस्टर ने एग्जिट मारा है। सॉफ्टबैंक जो इनका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था, उसने अपना स्टेक रिड्यूस किया है, प्रॉपरली एग्जिट नहीं मारा है, बेसिकली उन्होंने स्टेक अपना थोड़ा कम किया है प्रमोटर्स इसने सबसे बड़े इन्वेस्टर ने। वहीं नेक्स्ट है कि इनका वैल्यूएशन रिस्क, क्योंकि कंपनी का हाई PES प्रॉफिट शेयरिंग है डिस्पाइट अनप्रॉफिटेबल स्टेटस। कंपनी की जो वैल्यूएशन है अभी बहुत हाई है, लेकिन कंपनी ने अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई ही नहीं है। तो बेसिकली ये था आपका ओला शेयर का स्नैपशॉट। अगर मैं आगे बात करूं कि आपको ये शेयर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, अगर आप हाई रिस्क वाले बंदे हो, अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो, तो ये शेयर आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपका PLI, गीगा फैक्ट्री, सब चीज़ें मिला के ये ब्रांड मोमेंटम और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देता है। वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ट्रेड जो करनी चाहिए वो वॉलेटिलिटी और बेस टाइम प्राइसेस को देख के करनी चाहिए। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इफ़ यू बिलीव कि EV राउंड करेगा तो ही इन्वेस्ट करो, नहीं तो मत करो। तो ये था आज का वीडियो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए आप मेरे साथ। तब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।